सेट नंबर 245 देखा जाए पहला क्वेश्चन। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। इस चीज को समझिए आप लोग। किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार, भार पूछ रहा है, द्रव्यमान नहीं पूछ रहा है। भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, ठीक ना। किसी भी पिंड का जो भार होती है, किसी पिंड का जो भार होती है उस वस्तु पर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होती है, गुरुत्व बल के मान के बराबर होती है। इसका मतलब कि भार जो होती है उस वस्तु के द्रव्यमान और जी के गुणनफल के बराबर होती है। तो देखिएगा यहाँ पर भार की बात किया जाए, भार W बराबर होती है mg के बराबर। किसी वस्तु का भार उस वस्तु के द्रव्यमान और छोटा वाले g के गुणनफल के बराबर होती है। अब एक चीज देखिएगा, ये भार का जो मान है ना g के मान पर निर्भर करती है। इसका मान g के मान के साथ वैरी करता है, इसका मान g के मान के साथ, g के मान के साथ बदलता है, परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। चलिए इसका मान g के मान के साथ, g के वैल्यू के साथ परिवर्तित होता है, बदलता है। एक बात बताइएगा, पृथ्वी के आकार प्रकार की अगर बात किया जाए तो ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा, ये हो गया ध्रुव, इसी को कहते हैं हम लोग विषुवत रेखा। ये होती है विषुवत रेखा कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा कहा जाता है, जिसको हम लोग कह देते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और ये हमारा ध्रुव होती है, ध्रुव का मतलब पोल हो गया। और याद रखेंगे जी का मान, छोटा वाला जी का मान ध्रुव पर ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर कम होता है। और ये पृथ्वी का केंद्र होती है, सेंटर होती है, तो ये केंद्र पर जी का मान 0 होता है, तो भार का मान भी 0 होगा। तो बताइएगा m द्रव्यमान वाली एक वस्तु का जो भार होती है विषुवत रेखा पर कम होगा, ध्रुव पर ज़्यादा होगा। इधर से इधर जाएंगे तो g का मान बढ़ेगा, g का मान बढ़ेगा। उधर से इधर आएंगे तो g का मान क्या होगा? घटेगा, g का मान घटेगा। तो यही बात तो लिखा हुआ है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, एकदम गलत हो गया। ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होती है, सही जवाब है। विषुवत रेखा पर अधिक होती है, गलत है, एकदम ऑप्शन नंबर बी सही है। वस्तु का भार ध्रुव पर ज्यादा होती है, विषुवत रेखा पर कम होती है, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होती है? 0 होती है। चंद्रमा पर सतह के मान का 1/6 होती है। सतह पर अगर W है तो चंद्रमा पर W/6 होगा। आपका भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ेगा भार, क्योंकि जैसे जैसे जी के मान में वेरिएशन होगा उसके अनुसार वस्तु का भार भी क्या होगा? बदलेगा। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। लीजिए अगला नंबर है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है भाई मेरे? क्या कारण है? तो कहिएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? यह पृथ्वी के निकट है। कहिएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होती है क्योंकि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कम होती है। पहली बात तो हम ये लिख दे रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे। कहा जाएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान पलायन वेग का मान जो होती है, क्योंकि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान पृथ्वी के अपेक्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण वहां वायुमंडल नहीं रुक पाता है। एक बात बताइएगा, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होगा? पलायन वेग चंद्रमा के लिए, पलायन वेग की बात करेंगे तो मून के लिए कहिएगा Vm बराबर चंद्रमा, पलायन वेग का मान चंद्रमा के लिए का मान चंद्रमा के लिए पूछा जाएगा तो भी बराबर हो गया कितना?
तो 2.37 और लगभग कह दीजिएगा इसी को 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। और बताइएगा ये गैस के अणुओं का जो आरएमएस वेग होता है, सबसे पहली बात समझ लीजिएगा, गैस के अणुओं का जो आरएमएस वेग होती है ये होती है √3। गैस के अणुओं का आरएमएस वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है v बराबर √3RT/m होती है। अब इसी से तुलना करना है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होती है। माने कि गैस अणुओं का जो पलायन वेग होती है उसके वर्ग माध्य मूल वेग से क्या होती है, कहिएगा कि वर्ग माध्य मूल वेग वही हमारा आरएमएस के वेग से क्या होती है, कम होती है। इसके मान से उसका मान कम होती है, जिसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल टिक नहीं पाता है, चला जाता है। हमारे प्रश्न का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन हो गया। बहुत अच्छा सवाल था ये। अगला है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार और त्रिज्या। देखिए हवा का कहा जाएगा कि वायु का बुलबुला है नीचे में है, तो नीचे में है तो जैसे जैसे हम लोग पानी के नीचे जाते हैं दबाव बढ़ता है, तो वही बात बुलबुला के साथ भी है। तो बुलबुला जब नीचे से ऊपर आएगा दबाव घटेगा तो इसका आकार और त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। जब नीचे से ऊपर आएगा तो आकार और त्रिज्या बढ़ेगा और उसके बाद में मैक्सिमम ऊंचाई पर सरफेस पर आकर वो क्या होगा, बुलबुला आपका फट जाएगा, क्योंकि आकार और त्रिज्या बढ़ जाएगी। और यहाँ पर कह देंगे कि बुलबुला भी फट जाएगी। जब झील की तली से ऊपर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार, कहिएगा आकार और त्रिज्या बढ़ जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन सही है। घट जाएगी गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। लीजिए अगला सवाल है कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि देखिए हीरा चमकीला प्रतीत होता है, हीरा चमकीला दिखाई देता है। उसका मुख्य कारण यह है कि उसमें प्रकाश के TIR की घटना होती है। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक जो होती है अधिक होती है और क्रांतिक कोण का मान कम होती है, क्रिटिकल एंगल का मान कम होती है। और ऐसे भी क्रांतिक कोण में और अपवर्तनांक के बीच में उल्टा संबंध होती है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है। ये देखिए अपवर्तनांक की बात करेंगे हम लोग, अपवर्तनांक, और ये बताइए ये यहाँ पर 1/, क्रांतिक कोण होती है, 1/, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल होती है। तो हीरा के लिए देखिए हीरा के लिए अपवर्तनांक उच्च होती है, अपवर्तनांक उच्च, और ये लगभग कितनी होती है, लगभग 2.42, तथा क्रांतिक कोण का मान तथा क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल का मान कम होती है, का मान कम, और ये लगभग होती है 24.5 डिग्री, 24 पॉइंट कितना डिग्री, 5 डिग्री, 24.5 डिग्री। क्रिटिकल कोण का मान कम होती है, जिसके कारण यह चमकीला प्रतीत होता है, जिसके कारण यह चमकीला प्रतीत होता है, दिखता है, चमकीला प्रतीत होता है। चलिए यही कहानी है, यही इसका कारण है। तो हीरा के लिए अपवर्तनांक उच्च तथा क्रांतिक कोण का मान कम यानी कि निम्न कम होती है, जिसके कारण यह चमकीला प्रतीत होती है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो बता दीजिएगा। हीरा के लिए अपवर्तनांक उच्च तथा क्रांतिक कोण का मान कम लगभग 24.5 डिग्री होती है, जिसके कारण यह चमकीला प्रतीत होती है। इसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, गलत, इससे कोई मतलब नहीं। इसका अति उच्च अपवर्तक सूचकांक होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है म्यू का मान। यह बहुत कठोर होती है, हाँ कठोर तो होती है, लेकिन इसका चमक का कारण ये नहीं होती है। अगर देखा जाए तो महो स्केल पर इसकी कठोरता 10 मेजरमेंट की गई है। कहिएगा प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ,
प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ में हमारा कठोरतम पदार्थ बराबर हीरा, बराबर कह दीजिएगा हीरा। महो स्केल पर कठोरता इसका 10 मेजरमेंट किया गया है। महो स्केल पर कठोरता बराबर, कठोरता इसकी 10 है। महो स्केल पर कठोरता क्या है इसका 10। इसका मतलब कि महो स्केल से क्या मापा जाता है, कठोर पदार्थ की कठोरता को किस स्केल पर मापा जाता है, तब महो स्केल पर मेजरमेंट किया जाता है। कठोर पदार्थ की कठोरता को महो स्केल पर मापा जाता है। कौन स्केल, महो स्केल पर मापी जाती है। चलिए आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया कौन नंबर, बी नंबर ऑप्शन आ गया सही जवाब। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। दंत चिकित्सक माने कि दांत देखने वाला जो डॉक्टर है, दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों के जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन है, तो डेंटिस्ट जो है किस दर्पण का उपयोग करता है, सब लोग बता सकते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। लेकिन इसमें वस्तु को कहां रखता है, वस्तु को कहां रखेगा, तो ये देखिए यहां पर हमारा अवतल दर्पण हो गया। इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसके द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनती है। यहां देखिए एफ हो गया, यहां पर हमारा सी हो गया। तो जब हमारे वस्तु को, जब किसी वस्तु को हम लोग आपका दोनों के बीच में रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के आकार से क्या बनता है, बड़ा बनता है। इसी सिद्धांत पर यहां पर ये डेंटिस्ट लोग आपका रोगियों के अंगों को देखकर इलाज करते हैं। तभी तो हम लोग कहते हैं ईएनटी डॉक्टर। ईएनटी डॉक्टर का मतलब ईयर नोज और थ्रोट वाला डॉक्टर जो है, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, इसी दर्पण की सहायता से रोगियों के अंगों को बड़े आकार में देखकर उसका इलाज करते हैं। और उसमें अंगों को कहाँ रखा जाता है, उसमें अंगों को कहिएगा मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है। एफ और पी के बीच में रखा जाता है, तब इसका प्रतिबिंब इसके पीछे बनता है, काल्पनिक, सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। हाँ एकदम जरूर, यहां पर हो गया, ये आंसर हो गया। ये लीजिए, इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। मिरर के रूप में, चाहे आपका देखिएगा तो आपका ये जो आगरा के ताजमहल के दीवारों में भी ये दर्पण लगा होता है हमारा, और आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। चाहे आप लिखिएगा सड़क के किनारे लगे लाइट बोर्ड के परावर्तक सतह के रूप में। प्लेन मिरर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, परिदर्शी में, परिदर्शी में, पेरिस्कोप में, PERIS स्कोप में, पेरिस्कोप में किया जाता है। पेरिस्कोप में, कैलिडियोस्कोप में किया जाता है। हम लोग समतल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल दर्पण का तो और बहुत सारे यूजेज हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में, टॉर्च है, आपका सर्च लाइट इत्यादि के परावर्तक सतह के रूप में बड़े बड़े वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है। चाहे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर ईएनटी डॉक्टर द्वारा तो हो गया, दंत चिकित्सक इसी का यूज करता है। तो ये सब यूजेज हो गया, सब दर्पण का यूजेज पूछता है आपसे। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन देखिए, उष्मा स्थानांतरण की विधियां, उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ना निम्न विधियों द्वारा जाती है, जिसमें एगो चालन भी होती है, संवहन होती है और एगो विकिरण होती है। तो ये देखिएगा संवहन की बात किया जा रहा है। उष्मा संचरण की इस विधि में, उष्मा संचरण की इस विधि में, कि इस विधि में, उष्मा संचरण की इस विधि में द्रव तथा गैस भाग लेता है, द्रव तथा गैस भाग लेता है, द्रव और गैस भाग लेता है। याद रखेंगे इसमें माध्यम के कण जो होती है ना, वास्तविक रूप से गति करते हैं। तो उष्मा संचरण की इस विधि में द्रव और गैस भाग लेता है, किसमें, कहिएगा कि संवहन में। याद रखेंगे इसमें माध्यम के कण का वास्तविक गति होती है, इसमें माध्यम के कण का, इसमें माध्यम के कण का वास्तविक गति होती है, वास्तविक गति होती है।
इसमें माध्यम के कण का स्थानांतरण होता है। लिख दीजिए, इसमें माध्यम के कण का स्थानांतरण होता है। कहा जाएगा कि पृथ्वी का वायुमंडल इसी विधि द्वारा गर्म होता है। जैसे देखा जाए, पानी को, दूध को जब गर्म किया जाएगा, जैसे ये पानी हो गया, यहाँ पर इसमें पानी हो गया, जब इसमें उष्मा दीजिएगा तो याद रखेंगे यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल उष्मा ग्रहण करेगा और ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर से ठंडा वाला वाटर मॉलिक्यूल नीचे आएगा। ये प्रोसेस इसमें चलता रहेगा और इसी विधि द्वारा हमारा द्रव और गैस दोनों का दोनों गर्म होता है। कौन विधि है? संवहन विधि जिसको कहते हैं। और चालन विधि जो होती है ना, इस उष्मा संचरण की इस विधि में ठोस भाग लेता है। तो चालन विधि में कौन भाग लेगा? चालन में, जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन, इसमें ठोस भाग लेता है, इसमें ठोस भाग लेता है, इसमें ठोस भाग लेता है। इसमें चलिए ये बातें समझ गए कि इसमें ठोस भाग लेता है। जैसे कि ठोस में उष्मा दीजिएगा तो बगल वाले को उष्मा देगा, वो बगल वाले को, वो बगल वाले को, वो बगल वाले को, इस तरह से उष्मा इस किनारे से इस किनारे के पास पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें माध्यम के कण का स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे मानकर चला जाए कि क्लासरूम में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं और हम पीछे वाले से कॉपी मांगते हैं, तो पीछे वाले बगल वाले को दिया, बगल वाले बगल वाले को, बगल वाले बगल वाले को, इस तरह से वो कॉपी मेरे पास आ गया। तो ये विधि चालन हो गया, ठीक ना, चालन हो गया। ये बगल वाला बगल वाले को, बगल वाले को दिया, इस तरह से आ गया। और अगर पीछे वाले से कॉपी मांगे डायरेक्ट, यानी कि वो उठ कर आकर हमको दे रहा है और उसके स्थान पर दूसरा कोई जाकर बैठ गया, तो ये हमारा क्या हुआ? संवहन हुआ। लेकिन डायरेक्ट वहीं से अगर कॉपी फेंक दे रहा है, मेरे पास आ गया, तो सबसे पहले तो आ गया, इसी विधि द्वारा सबसे पहले कॉपी आया मेरे पास। तो ये विधि हमारा आपका होती है विकिरण विधि। विकिरण विधि में ये जितना भी विद्यार्थी बैठा हुआ है बीच में, वो प्रभावित नहीं हुआ, डायरेक्ट मेरे पास वो कॉपी आ गया, इसको बिना प्रभावित किए हुए, यही विधि होती है हमारा विकिरण। विकिरण विधि में उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के और बिना किसी माध्यम को गर्म किए हुए डायरेक्ट चली आती है, ठीक ना। हाँ अब लीजिए, यहाँ तो आप समझ गए, ठोस और द्रव, ठोस में नहीं होती है, द्रव और किस में होती है? गैस में होती है। एकदम ऑप्शन नंबर सी सही है। लीजिए 7वां नंबर में आ जाइएगा। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर में उच्चतम तापमान किस पर निर्भर करती है? इसका जवाब दे दीजिएगा। तो देखिए ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर, देखिए यहाँ पर है कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करेगा। तब प्रेशर कुकर के अंदर में खाना जल्द पक जाती है, इसका कारण अगर पूछा जाए तो कहिएगा प्रेशर कुकर के अंदर वायु दाब बढ़ जाती है। वायु दाब के बढ़ जाने से द्रव का बीपी बढ़ जाती है। द्रव का बीपी बढ़ जाती है अर्थात द्रव के तापमान में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल, ठीक है, वह उस पर रखा गया वजन पर, ठीक है। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल वो पकाए जाने वाले पदार्थ पर, पकाए जाने वाले पदार्थ से कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक ना, उसको तो पकना है यार, उष्मा पाकर उसको तो पकना है। ऊपर के छेद पर रखा गया वजन वह पकाए जाने वाले पदार्थ पर एवं पकाए जाने वाले पदार्थ पर, इसको तो हटा ही दीजिए। ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर यह निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करेगा। जैसे कि मानकर चला जाए कि ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और रखे गए वजन पर, जैसे सपोज दैट कि वो प्रेशर कुकर का जो सीटी है, अगर वजनदार सीटी होती है तो भाई अंदर में टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा प्रेशर बनेगा, गैस होगा, तब ना उसको आपका ऊपर उठाएगा और वहाँ से गैस बाहर निकलेगा, तो इस पर निर्भर करेगी। लेकिन खाना जल्द पक जाती है किसके कारण? कहिएगा प्रेशर कुकर के अंदर वायु दाब बढ़ जाती है। वायु दाब बढ़ जाती है। वायु दाब के बढ़ जाने से द्रव का बीपी क्या करती है? वायु दाब के बढ़ जाने से द्रव का बीपी बढ़ जाती है, जिसके कारण खाना जल्द पक जाती है।
चलिए 1 नंबर इसका सही जवाब हो गया। अगला है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए हम लोग किसका, कोई भी क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए हम लोग एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। अंदर के क्रिस्टल की जांच करता है कौन, एक्सरे करता है। गामा किरण नहीं, यूवी किरण नहीं करती है, एक्सरे करती है। और ये सब का सब विद्युत चुंबकीय तरंग में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सब का सब आती है ये। देखिए यदि भी ए, भी डब्ल्यू और भी एस क्रमशः वायु, ए माने क्या हुआ एयर, डब्ल्यू माने क्या हुआ वाटर, एस माने क्या हुआ स्टील, इस्पात में ध्वनि की गति है तो ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की जो चाल होती है सबसे ज्यादा ठोस में होती है, उससे कम द्रव में होती है, और सबसे कम जो होती है किस में, गैस में होती है। सबसे कम जो होती है गैस में होती है। और यही बात लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा हो जाएगा कौन हमारा, इस्पात में। तो प्रश्न से हम लोग आ जाते हैं, तब भी एस ग्रेटर देन भी डब्ल्यू ग्रेटर देन भी ए कर दीजिएगा। स्टील में सबसे ज्यादा, उससे कम वाटर में, और सबसे कम एयर में होती है। और निर्वात में पूछा जाएगा तो निर्वात में ध्वनि की चाल पूछा जाए कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में ध्वनि की चाल बराबर 0 मीटर पर सेकेंड होती है। कितना होती है, 0 मीटर पर सेकेंड होती है। बताइए निर्वात में ध्वनि की चाल कितना, निर्वात में ध्वनि का संचरण होगा, नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। और वो माध्यम हमारा या तो ठोस हो सकता है, या तो द्रव, या तो गैस। माने कि ध्वनि जिसमें चलती है उसको माध्यम कहा जाता है। और हर एक माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। ऐसा कोई ऑप्शन है तो कहिएगा भी ए आपका यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं, लेस देन का कह रहा है कि भी ए लेस देन भी डब्ल्यू लेस देन क्या होगा, तो भी ए लेस देन भी डब्ल्यू। ठीक है, भी डब्ल्यू का होगा भी एस, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही है। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा। दूसरे प्रतिरोधक का मान सुनिए, बहुत सारे प्रतिरोध हैं, उस सबको पैरेलल में जोड़ा हुआ है। पहले बात को समझ जाइएगा, ठीक ना। कहा है कि बहुत सारे प्रतिरोध है, अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होती है ना, जोड़े गए प्रतिरोध के सबसे कम मान से भी क्या मिलती है, कम मिलती है। जोड़े गए प्रतिरोध के सबसे कम मान से भी कम मिलती है, ठीक ना। तो इसके समतुल्य प्रतिरोध का मान दिया हुआ है। देखिए 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना करना है कर सकते हैं। तो ये जो Rp का जो मान आती है ना, Rp का जो मान आती है, जो समतुल्य प्रतिरोध का मान जब पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो जो समतुल्य प्रतिरोध का जो मान आ रही है जोड़े गए प्रतिरोध के सबसे कम मान से भी कम आती है। इसका मतलब कि Rp का जो मान आ गया देखिए Rp का मान दिया हुआ है 1.40 क्या है 3 किलो ओम दिया हुआ है। और अब हम आपसे पूछेंगे कि Rp का जो मान होगी, Rp कहिएगा लेस देन R1, और फिर कह दीजिएगा Rp लेस देन क्या बोलिएगा R2। इसका मतलब ये हो गया कि Rp का जो मान होगा जोड़े गए प्रतिरोध से भी मान से क्या होगा, कम हो जाएगा। Rp लेस देन R1 और Rp लेस देन क्या हो जाएगा, कहिएगा R2 से भी क्या है, कम होगा हमारा। तो अब एक बात बताइएगा, कहिएगा कि Rp का जो मान आया तो अब देखिएगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है, 2 किलो ओम है, तो जरूर हमारा दूसरे प्रतिरोध का जो मान होगा ना, इसके मान से तो ज्यादा होगा। इसके मान से क्या होगा, तो दूसरे प्रतिरोध का मान 1.403 किलो ओम आपका 4 नहीं, इतना तो नहीं होगा। कहिएगा कि ये जब भी होगा इसके मान से क्या होगा, तो कहिएगा इसके मान से ज्यादा होगा। ये गलत हो गया। अब लीजिए इसके मान से तो ज्यादा में ये भी है हमारा, ये भी है, तो अब तो आपको निकालना पड़ेगा। अब तो यहाँ पर आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक ना, हाँ निकालना ही पड़ेगा आपको। चलिए अब यहाँ पर Rp का मान इतना दिया हुआ है, तो प्रश्न से आ जाना है 1 बटा कह देना है 403,
और बराबर हो जाएगा 1/R1 का मान 2 कर दीजिएगा 2 और प्लस 1/R2, तो यहाँ पर कह दीजिएगा 1/1.4 1/1.4 मान ले रहे हैं इसको, माइनस 1/2 बराबर 1/R2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 10/14 माइनस 1/2 बराबर 1/R2 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 14 का एलसीएम देख लो भाई, 2 एकम 2 2 7 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ 10 माइनस कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 7 हो जाएगा। 10 माइनस 7 हो जाएगा, 3/14 हो जाएगा आपका, यहाँ 3/14 बराबर 1/R2। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, इसलिए R2 बराबर 14/3 कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो कहेंगे कि ये 14/3, तो यहाँ पर काट दीजिएगा, 3 चौके 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 किलो ओम आ जाएगी। 4.6 किलो ओम में है, तो कहिएगा नहीं इसमें से कोई नहीं होगा, ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक ना। हम इसको क्या मानकर बना दिए, 1.4 मानकर 03 को हटा दिए, तो ये में से कोई आंसर नहीं है। सर ओपन टेस्ट वाले साइंस का डिस्कशन कब होगा, कल नहीं हो पाया था, होगा हम किसी दिन समय निकाल कर करवा देंगे, ठीक ना। हाँ तो लीजिए, ये तो बन गया आपका, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पर ये कीजिएगा तो इतना किलो ओम आ जाएगा, सब किलो ओम में है तो किलो ओम में रखिए आप। अब लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होती है। तो ट्रांसफार्मर जो होती है एसी पर काम करता है, किस पर, एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता है। डीसी के साथ जोड़िएगा तो इसकी कुंडली जल जाती है, इसकी कॉइल जल जाती है। अब देखिएगा ट्रांसफार्मर जो होती है एसी के वोल्टेज को परिवर्तित करता है, वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एगो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होती है निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलती है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होती है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी में बदलती है। डाउन का मतलब नीचे करना, अप का मतलब क्या करना, ऊपर करना। एसी पर काम करती है, डीसी पर काम ये नहीं करती है। डीसी के साथ जुड़िएगा तो इसकी प्राइमरी कॉइल जल जाएगी, क्योंकि प्राइमरी कॉइल ही आपका सोर्स से कनेक्टेड रहता है और सेकेंडरी कॉइल लोड से कनेक्टेड रहती है। तो देखिएगा यहाँ ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होती है। तो ट्रांसफार्मर की बात किया जाए तो एसी पर काम करता है, किस पर, तो कहिएगा यह एसी पर कार्य करती है, एसी पर कार्य करती है। थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों को नून तेल चाहिए ना जी, मिर्च मसाला थोड़ा थोड़ा चाहिए, आदत हो गई है आप लोगों को ना। तो चलिए आदत का हम भी आप लोगों को आदत लगा रहे हैं। यह एसी पर कार्य करती है, कहिएगा ये एसी के वोल्टेज को, यह एसी के वोल्टेज को परिवर्तित करती है यह एसी के वोल्टेज को परिवर्तित करती है, यह एसी के वोल्टेज को परिवर्तित करती है। एक और बातें लिख दे रहे हैं, कहिएगा कि यह एसी के वोल्टेज को परिवर्तित करती है। जब ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाती है तो धारा का मान घट जाती है, ये भी बात ध्यान में रखना है। जब ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाती है तो धारा का मान घट जाती है, और जब वोल्टेज घटाती है तो धारा का मान आपका उल्टा हो गया, धारा के साथ इसका वोल्टेज के साथ धारा का संबंध उल्टा हो गया। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर चाहिए, रेक्टिफायर चाहिए। ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, रेक्टिफायर रहेगा तो ये सही हो जाता है। ये काम रेक्टिफायर करता है। डिस्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर करता है, इन्वर्टर सर्किट करता है। ये प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, माने स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए, वही बात लिखा हुआ है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए। एकदम सही जवाब सी नंबर ऑप्शन हो गया। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाती है। परम शून्य ताप का मतलब क्या होती है,
परम ताप का मतलब हुआ कि केल्विन में, लेकिन केल्विन में टेम्परेचर क्या है, 0 है। तो कहिएगा 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप पर। कहिएगा कि इस तापमान पर अर्धचालक, सुनिए अर्धचालक की बात करेंगे, प्रतिरोध में और तापमान में उल्टा संबंध हो गया, लेकिन किसके लिए, अर्धचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए। अब यहां पर समझ लीजिए, कहा जाएगा कि तापमान बढ़ेगा तब प्रतिरोध क्या होगा, कहिएगा घटेगा। अगर तापमान घटेगा तब प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर तापमान 0 हो जाएगा, अगर तापमान 0 हो जाएगा तब प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगी। प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यही वाला कॉन्सेप्ट यहां लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध क्या होती है, अनंत हो जाती है, इन्फिनाइट हो जाती है, और ये कुचालक की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, कुचालक की तरह ये बिहेव करने लगती है, कुचालक की तरह बिहेव करती है। कौन आंसर हो गया हमारे प्रश्न का, सही जवाब आ गया कितना, तो कहिएगा हाँ आंसर तो बन गया हमारा, 1 नंबर हो जाएगा। यहां से समझना है, ये वाला बात तो इसे समझनी है। और ऐसे में देखा जाएगा तब प्रतिरोध जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तापमान का, लेकिन कह दीजिएगा चालकों के लिए, चालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए नहीं, चालकों के लिए होती है। चालकों का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या करती है, बढ़ जाती है, लेकिन अर्धचालकों का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या करती है, घटती है। और यहाँ टेम्परेचर अगर यहाँ पर घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, टेम्परेचर तो भाई यहाँ 0 हो गया ना, 0 हो गया तो प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगी, और इस टेम्परेचर पर यह कुचालक की तरह बिहेव करता है। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसी विघट नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की है, 5 ईयर्स है, 5 वर्ष की है। 20 वर्ष बाद विघट नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वो कितना है। सुनिए, कहने का मतलब यहाँ सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास एक तत्व है, हमारे पास एक पदार्थ है, एक तत्व है, और वो तत्व जो है ना आपका रेडियो सक्रिय तत्व है। कौन तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है, मतलब कि उसका नाभिक अस्थाई नहीं है, डेट मीन्स उसका नाभिक अस्थाई है। जब उसका नाभिक अस्थाई है तो भाई वो तो अस्थाई होना चाहेगा ना। हाँ, कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व होती है, अस्थाई होने के लिए अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। वो अदृश्य किरणें अल्फा बीटा या गामा हो सकती है, क्या क्या, अल्फा बीटा या गामा हो सकती है। और इन्हीं अदृश्य किरणों के स्वतः उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है, और वो तत्व जो होती है रेडियो सक्रिय तत्व कहलाती है। तो अब आप कहिएगा कि सर ये अल्फा बीटा गामा कब तक निकालते रहेगा। अरे भाई तब तक निकालते रहेगा जब तक वो सीसा में कन्वर्ट नहीं कर जाता है। मतलब कि रेडियो सक्रिय तत्व का सबसे अस्थायी स्वरूप कौन होता है, सीसा। सीसा पीबी होती है जिसकी परमाणु संख्या 82 होती है। यहां से प्रश्न पूछी जाती है, बिहार यहां से क्वेश्चन उठाता है, सेंट्रल नहीं उठाता है। देखिए तो हम जो मेथड बतला रहे हैं वो फॉलो कीजिए, बाकी सबको डिलीट मार दीजिए आप लोग, बाकी सबको डिलीट मार दीजिए। हम जो बतला रहे हैं उसको आप लोग उठाइएगा, एकदम बनेगा, सब बनेगी। सुनिए, नहीं दिया है, उस तत्व का प्रारंभिक मात्रा नहीं दिया है। अगर प्रारंभिक मात्रा नहीं दिया है तो आप इतना अमाउंट लीजिएगा कि उसका आधा करने में आपको दिक्कत नहीं हो। अगर आप 7 ले लीजिएगा कि सर हम 7 ले रहे हैं और उसका प्रारंभिक मात्रा 7 ले रहे हैं, तो अरे भाई 7 लीजिएगा तो आधा कीजिएगा 3.5, फिर उसका आधा कीजिए, तो सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं आधा करने में, फिर उसका आधा कीजिएगा। अगर आप 8 ले रहे हैं तो 8 का आधा 4, 4 का आधा हमारा 2, 2 का आधा कितना 1, 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8, 1/8 का आधा 1/16। ये सोचने में दिक्कत नहीं ना हो रही है। इसलिए जब भी मानना होगा, नहीं अमाउंट दिया रहेगा तो आप मानिएगा सम संख्या, ताकि आधा करने में आपको दिक्कत नहीं हो। सुनिए, हमने मान लिया, सुनिए, माना कि रेडियो सक्रिय तत्व की प्रारंभिक मात्रा 1 ग्राम हमने माना है। देखिए, माना कि रेडियो सक्रिय तत्व की रेडियो सक्रिय तत्व की प्रारंभिक मात्रा,
प्रारंभिक मात्रा जो होगी, प्रारंभिक मात्रा बराबर यहाँ पर ले रहे हैं 1 ग्राम ले रहे हैं। चलिए मान लिया आपने। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, अपने विषय वस्तु पर आ जाते हैं। तो देखिए 1 ग्राम हो गया, इसका अर्ध जीवन काल टी हाफ बराबर दिया हुआ है 5 वर्ष दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, इस समय को आप काउंट मत कीजिएगा, इस समय को आपको काउंट नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक ना। तो एक बताइएगा, 1 ग्राम का अर्ध जीवन काल 5 वर्ष है, तो क्या कह रहा है 20 वर्ष के बाद पूछ रहा है, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 वर्ष के बाद पूछ रहा है कि उसका कितना मात्रा शेष रह जाएगा, बच जाएगा। कभी कभी पूछता है कि कितना खत्म हो गया, स्वाहा हो गया, कितना खत्म हो गया, ठीक ना। लेकिन यहां पूछ रहा है कि बच जाता है, तो आप इसका आधा करते चले जाइए, आधा करते चले जाइए, समय वही रहेगा। क्योंकि रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध जीवन काल जो होती है पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है। तो इसका आधा करते चले जाइएगा, आधा करते चले जाइए भाई मेरे। तो 1/2 इसका भी हमारा 5 ही वर्ष आ जाएगा, 1/4 इसका भी 5 ही वर्ष। तो देखिए 10 वर्ष हो गया यहाँ पर। 1/8 तो इसका भी हमारा 5 ही वर्ष। 1/16 तो इसका मतलब कि ये भी हमारा 5 ही वर्ष। टोटल कितना हो गया, तो कहिएगा 20 वर्ष हो गया। 20 वर्ष हो गया, तो बताइएगा 20 वर्ष के बाद में कितना बच गया है, 1/16 बच गया है। 1/16 बच गया, इसका मतलब कि 15/16 स्वाहा हो गया, खत्म हो गया। तो अतः हम कह देंगे, तो अतः 20 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद रेडियो सक्रिय तत्व की, रेडियो सक्रिय तत्व की, रेडियो सक्रिय तत्व की 1/16 ग्राम शेष बच जाएगी। 16 ग्राम रेडियो सक्रिय तत्व की 1/16 ग्राम शेष बच जाएगी, बच जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। 1/16 है कोई ऑप्शन में? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए हमारा होगा आंसर ई नंबर ऑप्शन सही होगा। बातें समझ में आई कि नहीं आई? माइंड लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है? यहाँ से ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। ऐसे सवालों को ऐसे ही सोचना है। कभी कभी प्रतिशत में पूछ देता है, ठीक ना। तो कभी कभी प्रतिशत में पूछ देता है, तो ये 100% हुआ। ये बताइए कितना परसेंट? 50% हुआ। ये 25% हुआ। ये हो गया 12.5% हुआ। और ये होगा 6.25%। तो हम ये भी पूछ सकते हैं, ठीक ना। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से आपसे कि भाई मेरे एक बात बता दीजिएगा, कहा जाए कि 20 वर्ष में कितना प्रतिशत शेष रह जाती है, 20 वर्षों में कितना परसेंट शेष रह जाती है। तो कह दीजिएगा 20 वर्षों में 6.25% शेष बच गया, बाकी का कहानी खत्म हो गया, बाकी गलवा, ठीक नो। हाँ हो गया ई नंबर आंसर हमारा। आगे बढ़ जाइएगा। क्लोरीकरण, क्लोरीकरण क्या है? देखिए, अगर मानकर चला जाए कि सपोज डेट आपकी शादी हो रही है, मानकर चलिए शादी हो रही है आपकी, नौकरी के बाद कीजिएगा, पहले मत कीजिएगा, बहुत बेकार है, ठीक ना। नौकरी के बाद शादी करना है, नहीं तो समझ लीजिएगा कि गीजन है, गीजन है, ठीक ना। समय पड़ने पर झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। मान कर चलिए कि आपकी शादी हो रही है नौकरी के बाद, जोड़ दे रहे हैं इसमें वो हम, ठीक ना। और आपका एस्टीमेट है 5000 लोगों को खाना खिलाने का। तो आप कहिएगा कि 5000 लोग को खाना खिलाएगा तो पानी तो पिलाना होगा ना जी, है? पानी पिलाना होगा। आप कहिएगा कि हाँ आरओ है हमारे पास, वो बाहर से पानी नहीं लाना है, आरओ वाला पानी पिलाना है, जो नहीं हम लोग घर में हम लोग यूज करते हैं। तो कितना आरओ से पानी पिलाइएगा, पता चलेगा कि पानी के बिना लोग भाग गया, कहता कि ना पानी एक भी नहीं खे, ठीक ना। अब बताइएगा, तो वहाँ पर पानी को शुद्ध पानी भी पिलाना है, ये भी निर्भर करता है। आप जाकर डायरेक्ट कुआं से पानी निकाल कर नहीं, डायरेक्ट आप मोटर चलाकर पानी नहीं पिलाइए उसको, आरओ वाला, माने कि उसको शुद्ध पानी चाहिए, माने कि उस कहने का अर्थ ये हुआ कि आरओ जैसा वाटर चाहिए। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि जैसे कि सप्लाई उपलाई, शहर में भी जो सप्लाई दिया जाता है पीने के लिए, घरों में जो सप्लाई दिया जाता है, क्या वो आरओ वाटर है? तो कहिएगा नहीं, वो होती है क्लोरीकरण वाला वाटर होती है। वो क्लोरीन के माध्यम से उसको शुद्ध कर कर तब वो सप्लाई दिया जाता है, समझ गए ना। हाँ,
सप्लाई किया दिया जाता है। तो कौन होगा आपका? क्लोराइड को क्लोरीन में बदलने की प्रक्रिया, एकदम गलती है ये। अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्या करना, क्लोरीन डालना, ताकि बेचारा शुद्ध हो जाए ये। चलिए बन गया बी नंबर ऑप्शन सही हो गया ना ये। हाँ, अगले नंबर पर आते हैं। डैश डैश एक प्रस्वेधी यौगिक है। कौन हमारा एक प्रस्वेधी यौगिक में आती है? प्रस्वेधी यौगिक का मतलब होती है वायुमंडल से नमी को सोखने वाला पदार्थ। वायुमंडल से माने नमी सोखने वाला, नमी को एब्जॉर्ब करने वाला, नमी को अवशोषित करने वाला, अवशोषित करने वाला पदार्थ। तो एक बात बताइएगा, नमी को एब्जॉर्ब करने वाला पदार्थ में कौन कौन आएगा? तो कहेंगे कि नमी को एब्जॉर्ब करने वाले पदार्थ में तो हम लोग एक जीता जागता एग्जाम्पल समझ रहे हैं, CaCl2 होती है, कैल्शियम क्लोराइड होती है। कैल्शियम क्लोराइड होती है, नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है। और आप लोग पढ़े होंगे किसी न किसी मोड़ पर आपको ये भी सवाल एक मिलेगा कि आपका ये जो आपका ये बोतल होती है, दवा वाली बोतल होती है, उसको पहले आपको सुखाया जाता है, माने कि उसमें नमी नहीं रहना चाहिए। और नमी नहीं रहने के लिए उसमें सिलिका जेल की टिकिया डाली जाती है। कौन जेल? सिलिका जेल की टिकिया डाली जाती है। किस लिए डाली जाती है? ताकि उसमें जो नमी है, नमी को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ये नहीं कि कीटाणु को मार दिया जाए, नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए सिलिका जेल की टिकिया डाली जाती है। तो बताइए ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है तो हमें बता दीजिए। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? नमी को एब्जॉर्ब करने वाला में कौन हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड है? नहीं है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड नहीं है। प्रस्वेधी यौगिक, देखिए यहाँ गलत है, ये इंग्लिश वाला गलत है, इसको हटाइए, इसको इंग्लिश वाले को, इंग्लिश वाला हटा दीजिए भाई, ये गलत हो गया है, यहाँ गलत है इंग्लिश, ये हिंदी के अनुरूप यहाँ इंग्लिश नहीं है ये। चलिए, तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का सही जवाब कौन हो जाएगा? तो कहिएगा इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, तो इसको तो तेजाब बोलते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं, पोटेशियम पेंटा ऑक्साइड नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए, यहाँ पर बन गया हमारे प्रश्न का सही जवाब कौन नंबर हो गया? ई नंबर हो गया। अगले नंबर पर आते हैं। द्रवित सोडियम क्लोराइड। द्रवित सोडियम क्लोराइड साधारण नहीं है, द्रवित सोडियम क्लोराइड आपका विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड जो होती है धारा प्रवाह के, लिक्विड में धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है आयन। सुनिए, कहेंगे कि लिक्विड में धारा प्रवाह के लिए, लिक्विड में धारा प्रवाह के लिए आयंस जिम्मेवार होता है। आयंस जिम्मेवार होती है। आयंस दो तरह का होती है। आयंस कौ प्रकार का होता है? दो तरह का होता है। एगो होती है केटायन और एगो होता है क्या हमारा? एनायन होती है। केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज और एनायन का मतलब निगेटिव चार्ज। तो एक बात बताइए, कोई भी लिक्विड में जब धारा प्रवाह होता है तो जरूर वो अपने आयन में टूटता है। क्या चीज में? वो अपने आयन में टूटता है, जिसके कारण उस लिक्विड से धारा का प्रवाह होती है। कौन हो जाएगा? तो कहिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, तो कहिएगा नहीं, ये चालक में होती है। क्या चीज में? चालक में होती है। चालक में धारा प्रवाह के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में धारा प्रवाह के लिए जिम्मेवार होती है। सेमीकंडक्टर में धारा प्रवाह के लिए जिम्मेवार इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होती है, जो कि कल क्वेश्चन मिला था आपको। देखिए यहाँ पर कौन हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयन हो जाएगा। फ्री आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयंस हो जाएगी। लीजिए भाई, आयंस कर दीजिए इसको भी, यहाँ पर ये गलत रीड कर लिया है। मुक्त आयन होती है, मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त अणु नहीं, मुक्त आयन होती है, आयंस होती है। आयंस कह दीजिएगा। आयंस में हमारा दोनों आ जाएगा, धनायन भी आएगा और क्या, ऋणायन भी आ जाएगा। कौन नंबर हो जाएगा? 16 का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। 16 का कितना हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। हमने लिख दिया यहाँ पर आयंस जिम्मेवार होती है।
लीजिए, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश डैश कक्षाएं होती है। तीसरा आवर्त है तो 3 गो ऑर्बिट होगा, 3 गो घर होगा आपका, के एल और एम होगा, के एल और क्या एम होगा। देख लीजिएगा, यहाँ पर कह दिया जाए कि के होती है, एल होती है, एम, एन, ओ, पी, क्यू, यही ना होती है, इत्यादि आगे बढ़ते चले जाइएगा। पहला घर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो बताएंगे तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश डैश ऑर्बिट्स होती है, कक्षाएं होती है। आपका द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड हैव डैश डैश ऑर्बिट्स कर दीजिए, यहां पर भी इंग्लिश में गलती है, ऑर्बिट्स। चलिए, हो गया यहाँ पर के एल और क्या हो गया, एम हो गया। और तीनों में इलेक्ट्रॉन अलग अलग होती है। बताइएगा, ऑर्बिट में आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से दी जाती है, जहां n बराबर हो गया कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या हो गया, कक्षा की संख्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होती है। ये n बराबर 1 है, तब ये हुआ n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, इस तरह से बढ़ते चले जाइएगा। नाभिक के सबसे नज़दीक वाले का नाम क्या है, के है। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया नाभिक, पहला घर हो गया, दूसरा घर हो गया, तीसरा घर हो गया, चौथा घर हो गया, इस तरह से बढ़ते चले जाना है। तो बताएंगे यहाँ पर n बराबर 1 हो गया, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 हो गया। इसको कहिएगा के एल एम एन। और प्रत्येक घर में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के लिए बोर और बड़ी साहब ने योजना दिया था, और वो योजना में कहा गया था कि 2n² सूत्र के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच ऑर्बिट। तो बताइएगा के एल एम हो गया ना, यहाँ के एल एम हो जाएगा। लीजिए, अगले नंबर पर आ जाइएगा। सोडा बाइकार्बोनेट, सोडा बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोगी है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट की सोडा बाइकार्बोनेट, तो कहिएगा सोडियम कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कहिए बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, तो ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात किया जा रहा है। सुनिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, हम एक रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, खाने वाला सोडा, और यहाँ पर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्रिया कराएंगे, तो ये क्या देती है, ये हो गया हमारा ये आपका बाइकार्बोनेट, और ये अम्ल हो गया। जब अम्ल बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण जल और CO2 गैस देता है, लवण जल और क्या, CO2। तो ये लवण देगा, क्या देगा, Na2SO4, Na2SO4, और प्लस में देता है H2O, और प्लस में दे देगा हमारा CO2। और यही होती है सोडा अम्ल अग्निशामक के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। कहिएगा सोडा अम्ल अग्निशामक, अग्निशामक, सोडा अम्ल अग्निशामक के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया, सोडा अम्ल अग्निशामक के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया यही होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट होती है। क्या नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट होती है, जिसी को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर होने वाली है। क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ये आग को बुझाने में उपयोगी है, क्योंकि यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाती है, या यह आग के लिए कंबल का काम करती है। देखिए सर, यह जल उत्पन्न करती है जिससे आग बुझ जाती है। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए NaHCO3 जब इसको गर्म किया जाता है, सही बात है, गर्म कर देते हैं, तो यहाँ Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 दे देती है। तब ये साथ में क्या देती है, CO2 देती है, और ये CO2 आगों को बुझा देती है। बैलेंस कर दीजिए, आप बहुत समझदार हैं आप लोग बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस कर दीजिएगा तो 2 लगा दीजिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा 2 गो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 3 दूना 6 गो, 3 गो, 1 गो 4 गो, 2 गो 6 गो। कौन होगा आंसर इसका, तब यहाँ पर ये वाला नहीं दिया है, यहाँ पर वो नीचे वाले से दिया हुआ है। ये बता दीजिए कौन सा आंसर आने वाली है इसका। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। तब गर्म होने पर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। लीजिए, अगले नंबर पर आते हैं।
पीएच प्रदर्शित करता है। सबसे पहली बात तो समझ लीजिएगा कि किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए एक मापदंड यूज किया जाता है जिसका नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है? पीएच स्केल। और इसका खोजकर्ता महान वैज्ञानिक सोरेनसन साहब हैं। कौन है इसका खोजकर्ता? सोरेनसन साहब हैं। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन साहब ने किया था। तब पीएच प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहली बात समझ लीजिएगा, पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंज, POTENZ। पोटेंज जो होती है जर्मन का शब्द है, ये जर्मन शब्द है जिसका शब्द होता है पावर। इसका अर्थ क्या होती है? तो ये कहिए जर्मन शब्द, ये हमारा अर्थ क्या होती है? अर्थ बराबर कहिएगा पावर होती है। क्या बोलिएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है। किसी भी विलयन का अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए इसी स्केल का प्रयोग किया जाता है जिसको पीएच स्केल कहा जाता है। तो बताइएगा पीएच स्केल पर कौन बिंदु होती है? पीएच स्केल की बात करते हैं। पीएच स्केल का अगर रेंज पूछा जाएगा तो रेंज इस पर कहां से कहां? तो 0 से 14 तक लिखा रहता है। तो ये बताइए 7 से कम वाला अम्लीय, 7 से ज्यादा वाला क्या होती है? क्षारीय होती है। कोई है आपसे ऑप्शन? विलयन का तापमान गलत। विलयन का वाष्प दाब, विलयन की अम्लीयता या क्षारकता, एसिडिटी एंड बेसिसिटी सोल्यूशन का मेजरमेंट किया जाता है पीएच स्केल से। रेंज कहां से कहां तक? 0 से 14 तक। पीएच में पूछेगा कि पी का मतलब क्या होती है? पोटेंज। पोटेंज होती है जर्मन का शब्द होती है जिसका अर्थ होती है पावर, और इसी को हम लोग लिखते हैं इंडियन भाषा में पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं और बताइए पीएच निकालने का सूत्र भी तो जानते हैं आप लोग ना। तो कहिएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और ये बेचारा को ऊपर लेकर जाइएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कह दीजिएगा। एकदम यही बातें सही है। अब आगे बढ़ जाते हैं, सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए अगले नंबर पर आ जाइएगा। ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ऑक्जेलिक एसिड। तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिएगा कि सर ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है फ्री एलिमेंट का 0 होती है। वही पापड़ बेलना पड़ेगा इसके लिए, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। बैच जब शुरू करेंगे ना केमिस्ट्री का तो उसको एक बार जरूर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल्स में पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपका एक एक क्वेश्चन पकड़ा जाए। मैंने जितना जिस एग्जाम में बैठिए आप 40 क्वेश्चन, आपका 6 to 8 में बैठिए, 9 10th में बैठिए तो 80 क्वेश्चन है, एक में 40 क्वेश्चन है, सब का सब क्वेश्चन पकड़ाएगा। और कॉमन पेपर वाला तो ऐसे ही गर्दा उड़ा कर चले आवेगा। ठीक है, हाँ। तो देखिए यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र होती है हमारा H2C2O4 हो गया, यही ना ऑक्जेलिक एसिड है। तब पूरा का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। पूरा का ऑक्सीडेशन नंबर 0। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 और प्लस कहिएगा 2x - 8। एक ऑक्सीजन का -8 होती है तो यह 2x - 6 बराबर 0। तो यहाँ पर निकाल दीजिएगा कि 2x बराबर कितना हो गया? कहिएगा +6, इसलिए x बराबर कहिएगा +3 हो गया आंसर। तो ये बताइएगा इसका क्या आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। बना कि नहीं बना? तो हाँ, आधा की कहानी हम लोग खत्म कर दिए। यहाँ पर आधा की कहानी खत्म कर दिए और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगले नंबर पर आ जाते हैं। देखिए अगला नंबर क्या है? ऐसा पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होती है। जल से अच्छा बिजली का चालक होती है। ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होती है। तो बताइए बिजली का चालक वही होगा जो अपने आयन में टूट जाएगा। जो अपने आयन में टूट जाएगा, तो जिस पदार्थ का जलीय विलयन जो होती है आयन में टूट जाता है, H+ में या OH- में टूट जाएगा, वो विद्युत का वहन करेगा, चालन करेगा। तो देखिए पहला है हमारा, दुइयो ऑप्शन में है यहाँ पर जी, दुइयो ऑप्शन है यहाँ। ए सबस्टांस हुज एक्वा सॉल्यूशन इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन वाटर। तो कहिएगा कैन शुगर, तो कहिएगा बैड कंडक्टर, कहिएगा ये हमारा बैड कंडक्टर। ये भी हमारा क्या बोलिएगा? बैड कंडक्टर। तीसरा नंबर में दे रहे हैं NaCl।
का विलयन, NaCl का विलयन। फिर दे रहे हैं डी नंबर में दे रहे हैं अल्कोहल, अल्कोहल तो कह दीजिएगा बैड कंडक्टर। आंसर हो जाएगा सी नंबर, मार दीजिए। तब हमने 2 गो ऑप्शन दे दिया, हमने 2 गो ऑप्शन यहाँ पर दे दिया। चलिए NaCl का विलयन इसको तोड़ दीजिएगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। चलिए 2 गो हम ऑप्शन दे दिए। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये हमारा NaCl और NH4Cl होती है। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड हो गया, साधारण नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये हमारा साधारण नमक हो गया, साधारण नमक हो गया हमारा ये। और यहाँ पर हो गया NH4Cl हो गया, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। अमोनियम क्लोराइड हो गया, इसी को कहा जाता है नौसादर, नौसादर कह दीजिए, अच्छा है इसी को कह दीजिएगा नौसादर हो गया। अमोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलेंगे? नौसादर कहेंगे। ऊर्ध्वपतिज पदार्थ है, ऊर्ध्वपतिज पदार्थ, ऊर्ध्वपतिज पदार्थ मतलब कि है सब्लिमेट सबस्टांस है। कौन पदार्थ है? सब्लिमेट, सब्लिमेट सबस्टांस है ये सब्लिमेट सबस्टांस है। इसे गर्म करने से ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट कर जाता है बिना द्रव अवस्था में आए। तो दोनों का मिश्रण है, दोनों को एक साथ रखा हुआ है, दोनों को गर्म करेंगे तो ये बेचारा NH4Cl ठोस से सीधे किस में? गैस में कन्वर्ट कर जाएगा। उसको अलग कंटेनर में प्राप्त कर लीजिए और इसको गर्म कीजिएगा तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो बताइए इसको अलग कंटेनर में प्राप्त कर लीजिए। क्रिस्टलाइजेशन विधि नहीं, सब्लिमेशन विधि से इसको अलग किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं, कहिएगा ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया गया। क्योंकि ऊर्ध्वपतिज पदार्थ, सुनिए मेरी बात, ऊर्ध्वपतिज पदार्थ किसी के साथ होगा, ऊर्ध्वपतिज पदार्थ किसी के साथ होगा उसको कौन विधि से अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग किया जाता है। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्या है? विस्फोटक तथा दहन के बीच निम्नलिखित अंतर है। विस्फोट और दहन, विस्फोट करना और दहन। दहन का मतलब होती है, दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। सुनिए, दहन का मतलब होती है कंबसन, कंबसन होती है। तो कहिएगा कि ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है ये, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है ये, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है ये दहन। ये बताइएगा जब किसी पदार्थ का दहन होता है तो हम कह देंगे कि उष्मा निकलता है कि उष्मा देना पड़ता है? तो उष्मा निकलता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में आएगा हमारा कौन अभिक्रिया? उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में आती है हमारा ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक में आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत ये आती है हमारा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये भी बातें समझ गए आप लोग कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया में आती है। तो अब देख लीजिए, एगो से आपका क्लियर हो जाएगा, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। हाँ भाई है तो है। विस्फोट भौतिक कारकों से होती है, भौतिक कारकों से होती है, जरूरी नहीं है कि भौतिक कारकों से ही हो। चलिए, कह रहा है कि दहन केवल वायु में घटित होता है। हाँ, वायु में घटित होती है तो कहिएगा कि स्वतः दहन आपका, ठीक है, दहन कई प्रकार के होते हैं। मंद दहन होता है, स्वतः दहन होता है। अब लीजिए, यहां पर है आपका विस्फोट के मामले में आपका परिसीमित क्षेत्र में, विस्फोट के मामले में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाती है। हाँ भाई, बढ़ जाती है। परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाती है, फटाक से विस्फोट होती है। लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, सही जवाब सी नंबर ऑप्शन सही है, सबसे अच्छा ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर।
लीजिए अगला है कि निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है। बक्साइट, बक्साइट में होती है कि नहीं, तो कहिएगा हाँ सर Al2O3 होती है, ये बक्साइट में हमारा होती है। एप्सम साल्ट में होती है कि नहीं, तो MgCO3, मैग्नीशियम, आपका मैग्नीशियम MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ पर 7 गो वाटर मॉलिक्यूल है। क्रायोलाइट में होती है कि नहीं, तो कहिएगा क्रायोलाइट जो है ना एल्युमिनियम का अयस्क होती है। किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, और इसमें नहीं होती है, Na3Al(F6) होती है। क्या नाम है इसका, क्रायोलाइट कहा जाता है। कौन लाइट, क्रायोलाइट के नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा इसका सही जवाब कौन हो गया, बक्साइट। ये भी हमारा एल्युमिनियम का अयस्क है हमारा ये चलिए क्रायोलाइट हमारा सही जवाब बन जाएगी ये हमारा, ठीक ना। हाँ यहाँ लगा दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल लगा देना है तो 2 गो वाटर मॉलिक्यूल लगा दीजिए, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल लगा दीजिएगा। यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल बक्साइड में हो गया। क्रायोलाइट में कोई वाटर नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसमें हमारा ऑक्सीजन है लेकिन क्रायोलाइट में नहीं है। ये दोनों का दोनों हमारा किसका अयस्क है, तो कहिएगा एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क है हमारा, अयस्क है ये हमारा, एल्युमिनियम के अयस्क में आ जाता है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगले सवाल पर आ जाते हैं। 24 के बाद 25 नंबर पर आइएगा। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, आपसे यही सवाल पूछ रहा है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, सोल्डर, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, तो कह दीजिएगा सोल्डर को हम लोग टांका भी कहते हैं, Sn+Pb कह दीजिएगा, Sn+Pb। टीन और लेड का है, हो तो गया यहीं पर तो बन गया, टीन और लेड का है। अगले नंबर पर आ जाते हैं। एथिलीन तथा स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनके निम्नलिखित क्षमता के कारण होती है। एथिलीन और स्टायरीन, तो कहिएगा दोनों में आपका बड़े अणु बनाने की क्षमता होती है। बड़े अणु मिलकर अपने अपने माने कि ये दोनों मिलकर बड़ा अणु का निर्माण करता है। बहुत सारे एथिलीन को जोड़कर पॉलीथीन बनाते हैं, और स्टायरीन भी बहुत सारे स्टायरीन को जोड़कर पॉलीस्टायरीन बनाया जाता है बहुलीकरण विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा, बहुलीकरण विधि द्वारा, बहुलीकरण विधि के द्वारा बनाई जाती है। तो बताइए ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है, चलिए बता दीजिए फटाफट इसका। अगर ऐसा कोई ऑप्शन बढ़ रहा है तो जवाब दीजिए, और नहीं बढ़ रहा है वो भी बता दीजिए आप लोग। चलिए तो कौन हो जाएगा, जल अपघटन, ऑक्सीकरण या बहुलीकरण, तो कहिएगा बहुलीकरण, पॉलीमेराइजेशन। तो ये बनाता है पॉलीथीन बनाता है, क्या बनाता है, पॉलीथीन, पॉलीथीन बनाता है, और ये बनाता है पॉलीस्टायरीन, STYRENE, पॉलीस्टायरीन। तो ये जो है ना पॉलीस्टायरीन बहुत सारे स्टायरीन का बहुलक है, और पॉलीथीन बहुत सारे एथिलीन का बहुलक होती है। इसी नंबर ऑप्शन सही है। अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला नंबर देख लीजिए क्या है, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ। देखिए संतृप्त की बात किया जाए और असंतृप्त की बात करते हैं, तो संतृप्त वाला जो हमारा है ना, संतृप्त जो है ना, संतृप्त, संतृप्त कार्बन यौगिक, संतृप्त कार्बन यौगिक की बात करते हैं तो कहिएगा स्वच्छ ज्वाला देती है, स्वच्छ ज्वाला, स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है, नीला ज्वाला, स्वच्छ ज्वाला, और ये जो होती है नीली ज्वाला, नीली ज्वाला देती है। और असंतृप्त जो होती है ना अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला देती है। कौन ज्वाला, पीली ज्वाला देती है। अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला देती है कौन, असंतृप्त कार्बन यौगिक। असंतृप्त कार्बन यौगिक का मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और संतृप्त वाला में कार्बन यौगिक का मतलब सिंगल बॉन्ड होती है। इसमें कौन बंधन, सिंगल बॉन्ड होती है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है, उसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा।
तो यहाँ पर पीली हो जाएगी, सही जवाब हो गया। यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? कोशिका के राइबोसोम को अगर नष्ट कर दिया जाता है तो प्रोटीन निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोटीन निर्माण का कारखाना किसको कहा गया है? राइबोसोम को कहा गया है। तो कहेंगे कि प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहलाता है। प्रोटीन निर्माण का कारखाना होता है। अगर इसको नष्ट कर दीजिएगा तो हमारे बॉडी को, हमारे सेल को, हमारे पार्ट सेल को प्रोटीन कौन देगा? कोई देगा? नहीं देगा। हाँ, अगर कहा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का राइबोसोम होती है और डीएनए होती है, तो वो तो अपना खुद कुछ प्रोटीन का संश्लेषण खुद कर लेता है। लेकिन यदि कोशिका के राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला नंबर मिलान करना है जी। मिलान कर बताइए आप लोग बताएंगे मिलान कर के इसका आंसर क्या होने वाली है। आप लोग बताएंगे मिलान कर के इसका सही जवाब क्या आने वाली है। सही जवाब बता दीजिएगा कौन आने वाली है। सही जवाब दे दीजिए कौन सा आंसर होगी इसका। चलिए, नहीं बना। सही बात है, ठीक है, नहीं बना तो वायु प्रदूषक हो गया। यहाँ सीसा, पारा, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर एस्बेस्टस की बात करते हैं। एस्बेस्टस से फेफड़ा, भाई यहाँ पर ये फेफड़ा हो गया, तो इसकी मुलाकात कर दीजिए। फेफड़ा प्रभावित होगा, यहाँ पर धूल कण जाएगा, श्वसन क्रिया द्वारा फेफड़ा में नुकसान पहुंचाएगा। ये सीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये पहला का 3 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर सीसा की बात करेंगे तो ये भाई खोपड़ी को खराब करेगा ये, ठीक ना। हाँ, 1 नंबर होगा। अगर यहाँ रक्त धाराएं की बात करते हैं तो इसकी मुलाकात 4 से करवा दीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, वो आपका हीमोग्लोबिन से क्रिया कर रक्त धाराओं को ये नुकसान पहुंचाएगा। और पारा जो है ना, ये उदर को प्रभावित करेगा। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो देखिए यहाँ ऑप्शन 3 2 4 1, पहले रुक जाइएगा यहाँ पर 3 1 ठीक है। एस्बेस्टस, सीसा, पारा, कार्बन मोनो, तो इसकी मुलाकात तो 4 नंबर से कर ही देना है आपको। इसकी मुलाकात 4 नंबर से कर देना है। अब यहाँ देखते हैं कितने का क्या आंसर आ रही है। बी का 1 का 3, बी का 1, बी का 1, बी का 1, सीसा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित कर रही है? यहाँ पर नहीं बना। एक बार और बताए थे आप लोग को, एक बार और बताए थे, लेकिन पता नहीं आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सीसा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगी? बोलिए। सीसा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगी? एस्बेस्टस तो हो गया फेफड़ा को, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं को। अब मामला यहाँ सीसा और पारा के लिए हो गया, सीसा और पारा के लिए हो गया, ठीक ना। ठीक है। यहाँ पर आपका फेफड़ा को भी प्रभावित कर सकती है, ये मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है। पारा किसको प्रभावित करेगी? मस्तिष्क को, फेफड़ा को, हृदय को, गुर्दा को। सर्वाधिक प्रभावित किसको करती है? सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करेगी? ये सबसे ज्यादा प्रभावित अगर पूछ दिया जाए तो ये किसको करती है? तो ये मस्तिष्क को करेगी। किसको करेगी? मस्तिष्क को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ये, ठीक ना। और यहाँ पर हो गया हमारा उदर पेट को, यहाँ पर ये 2 नंबर कर दीजिएगा इसको। अगर वही कह दिया जाए यहाँ पर कि सीसा प्रदूषण मानव शरीर में से निम्न में से किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है,
सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करेगा, हृदय को कि मस्तिष्क को कि नेत्र को कि त्वचा को, तो कहिएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 कर दीजिए, सी नंबर ऑप्शन कर लीजिए सही जवाब, ठीक ना। हाँ, अगला है कि मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाला कवक कौन होती है, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाला कौन है, पक्सिनिया है, तो नहीं, मनुष्य में ये जो होती है गेहूं में करता है, ये किस में करता है, तो कहिएगा गेहूं में करता है ये, ठीक है। यहाँ पर है आपका सिस्टोपस, आपका सिस्टोपस है कि एस्परजिलस है, एस्परजिलस है, तो इसका कौन सा आंसर आएगा हमारा, बता दीजिएगा, एस्परजिलस कौन होगा आंसर इसका, फटाफट जवाब दे दीजिए इसका, बोलिए कौन होगा। हम आपका कमेंट्स देख रहे हैं, अब यहाँ पर कमेंट्स आपका हम देख रहे हैं, इसका जवाब आप लोग दे दीजिए फटाफट, कौन सा होगा यहाँ पर। चलिए सी नंबर आपका नहीं होगा भाई, ये हमारा गेहूं हो गया, ये होगा नहीं, ये एस्परजिलस हो जाएगी ये। अगला है कि ब्रायोफाइटा क्या है, तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो ये ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर नो वैस्कुलर बंडल, कहिएगा नो वैस्कुलर बंडल, इसमें भी वैस्कुलर बंडल नहीं होती है, जाइलम और फ्लोएम नहीं होती है, पादप जगत का उभयचर कहलाता है ब्रायोफाइटा। अगला देखिए क्या कह रहा है, हवा से परागकण को, हवा से परागकण को क्या कहा जाता है, हवा के माध्यम से अगर परागन होती है तो इसका नाम क्या है, एनीमोफिली, क्या नाम है, एनीमोफिली। अगर जंतु के माध्यम से होती है तो जूफिली होती है, जूफिली होती है। अगर यहाँ पर पानी के माध्यम से होती है तो हाइड्रोफिली होती है, पानी के माध्यम से होगा तो हाइड्रोफिली। कौन होगा, सेल्फ कपलिंग होगा कि आपका इंसेक्ट्स वाला होगा, तो कहिएगा नहीं हवा के लिए, तो कहिएगा ये तो नाम से ही पता चल गया, एनीमोफिली होती है, ANEMO फिली PHILY, एनीमोफिली होती है। अगला है कि एक पौधे के बीज में आगामी पौधा, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश डैश के रूप में होती है, तो एक बात बताइए, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किस रूप में होती है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा जो होती है, कहिएगा कि बीजांड से तो बीज का निर्माण होता है, बीजांड से ओव्यूल से बीज का निर्माण होती है, बीज का निर्माण, लेकिन भ्रूण से आगामी पौधा का निर्माण होता है। आगामी पौधा का वर्तिकाग्र जो होती है ना, कहिएगा कि ये वर्तिकाग्र जो होती है जयांग का, यानी कि फ्लावर के फीमेल पार्ट का चिपचिपा भाग सबसे ऊपर वाला पार्ट होती है, तो कहिएगा फ्लावर का ये जो होती है चिपचिपा पार्ट होती है वर्तिकाग्र होती है, जिसको एस्टिग्मा कहा जाता है। स्त्री केसर का ये भाग होती है, किसका, स्त्री केसर का भाग है, वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका होती है और अंडाशय होती है। जैसे स्त्री केसर की बात करते हैं, स्त्री केसर में देखिएगा तो इसी में मिलती है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका होती है और हमारा अंडाशय होती है, क्या होती है, अंडाशय होती है। सबसे नीचे फुला हुआ भाग होती है, ये चिपचिपा भाग होती है, सबसे लंबा भाग वर्तिका होती है, स्टाइल होती है, जिसको स्टाइल कहा जाता है। चलिए यहाँ पर बन गया ये हमारा। अगले नंबर पर आ जाइए और इसका जवाब देना है आपको, इसका जवाब सही दे दीजिए, तब समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग बहुत समझदारी वाला काम कर रहे हैं। कह रहा है कि पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है, प्रभार, वर्ग, कुल, गण, वंश, आपका वंश, प्रजाति, ऑर्डर यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो हम जो लिख रहे हैं उसको समझिएगा। सबसे पहले आ गया आपका जाति, आ गया, क्या आ गया, जाति आ गया, यहाँ पर जाति हो गया। बहुत सारा जाति मिलकर क्या बनाता है, तो कहिएगा वंश बनाता है, वंश बना दिया। बहुत सारा वंश मिलकर क्या बनाया, तो बहुत सारा वंश मिलकर क्या बना दिया है, कुल बनाया, कुल मिलकर क्या बनाया, गण बनाया, गण बना दिया। यहाँ पर बहुत सारा गण मिलकर क्या बना दिया, तो गण मिलकर वर्ग बनाया, उसके बाद संघ बनाया, ये बनाया, वर्ग बना दिया। वर्ग के बाद में हमारा यहाँ पर संघ बन गया। बहुत सारा संघ मिलकर क्या बनाया, बहुत सारा संघ मिलकर क्या बनाती है, तो कहिएगा संघ या प्रभाग कहा जाता है, संघ कहिए
चाहे प्रभाग, प्रभाग कहिए, यहाँ प्रभागे दिया हुआ है और बहुत सारा प्रभाग मिलकर जगत का निर्माण करता है, जगत का, और बहुत सारा जगत का निर्माण, जगत मिलकर क्या बनाता है, तो जगत बना दिया, किंगडम बना दिया। चलिए देख लीजिए इतना ही, KINGDOM किंगडम हो गया। यहाँ पर जाति का मतलब क्या हो गया, स्पेसिस, स्पेसिस हो गया। वंश का मतलब क्या हो गया, जीनस हो गया। कुल का मतलब क्या हो गया हमारा, फैमिली हो गया, फैमिली हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर पूरा चलिए अब इसका बता दीजिएगा कौन होगा आंसर। आप लोग मिला लीजिए यहाँ से अपना। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। प्रभार, ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पर, ये प्रभार दिया हुआ है, पर प्रभार का मतलब हो गया यहाँ पर संघ हो गया फाइलम। देखिए मिलाइए, इसमें कौन सा सही होने वाला है, मिलाकर बताइए आप लोग। मिलाकर बताइए। वर्ग का मतलब क्लास हो गया, वर्ग माने क्या बोलिएगा, इंग्लिश में इसको क्लास कह दीजिएगा, क्लास हो गया हमारा ये। संघ, गण का मतलब क्या होती है, गण का मतलब ऑर्डर हो गया, गण माने ऑर्डर हो गया, गण का मतलब ऑर्डर होती है, ऑर्डर, ORDER ऑर्डर, और ये होती है फाइलम। चलिए इसका जवाब दे दीजिए, क्या होने वाला है इसका जवाब बताइए, फटाफट बतला दीजिए यहाँ कौन सा होने वाला है। पादप वर्गीकरण पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। तो जाति मिलकर वंश बनाता है, वंश मिलकर कुल बनाता है, कुल मिलकर गण बनाता है, गण माने ऑर्डर हो गया, कुल माने फैमिली मिलकर, और उसके बाद में आपका गण मिलकर क्या बनाया, वर्ग बनाया, वर्ग मिलकर संघ या प्रभाग बनाया, और बहुत सारा प्रभाग मिलकर जगत का निर्माण करता है। तो बताइए वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन होती है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जातीय ना हो गया, जाति हो गया, तो बताएंगे कौन होगा यहाँ पर। प्रभाग, प्रभाग हो गया, उसके ऊपर में जाइएगा वर्ग, इसके बाद में गण, उसके बाद में कुल, उसके बाद में वंश, उसके बाद में प्रजाति। 3 नंबर कर लीजिए ऑप्शन सही। कौन नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। हाँ एनिमल, ऑप्शन बी लग रहा है 34 का। कहाँ से यार, यहाँ पर इंग्लिश पर नहीं जाओ यार, इंग्लिश पर डिवीजन। इंग्लिश पर ना जाइएगा, इंग्लिश वाला लोग गूगल से स्कैन कर कर दे देता है लोग, तो इंग्लिश पर नहीं जाना है जी, इंग्लिश वालों को हटा देना है। चलिए इंग्लिश वालों को हम हटा दिए, चलिए नहीं तो रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन हमारा हो गया, यहाँ पर डिवीजन हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पेसिस हो गया, ठीक तो दिया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है। सैप्रोफाइट कहा जाता है, सैप्रोफाइट कहते हैं आपका सर्फ, देखिए स्पेरोफाइट या सैप्रोफाइट। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। इसका सही जवाब क्या आ गया, 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब बन जाएगा, सैप्रोफाइट हो जाएगी। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन है, कल बताए थे। रेस्पायरेटरी पिगमेंट किसको कहा जाता है, रेस्पायरेटरी पिगमेंट। देखिए रेस्पायरेटरी पिगमेंट की बात करते हैं। रेस्पायरेटरी पिगमेंट जो होती है, श्वसन वर्णक जो होती है, हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन को रेस्पायरेटरी पिगमेंट का नाम दिया गया है। कौन पिगमेंट है, तो कहेंगे कि सर रेस्पायरेटरी पिगमेंट होती है। अगला नंबर पर आइएगा। निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। उत्सर्जन तंत्र का किडनी भी है। किडनी कितना, 1 जोड़ा होती है, 1 पेयर, 1 पेयर किडनी होती है। मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी हमारा 1 पेयर ये भी होती है। दोनों किडनी से एक एक नली निकलती है, ठीक ना, दोनों किडनी से एक एक नली निकलती है। गर्भाशय, यूट्रस नहीं है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा ये हमारा नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गर्भाशय, इसी में ना बच्चा क्या होता है, सरवाइव करता है, बच्चा इसमें डेवलप करता है। गर्भाशय को ही हम लोग कहते हैं संख्या बराबर एगो होती है, इसकी संख्या बराबर एगो होती है। इसी को क्या कहा जाता है,
उम्ब भी कहा जाता है, उम्ब कहिए, चाहे इसी को कोख कह दीजिए, चाहे इसी का नाम है बच्चादानी भी कहा जाता है, बच्चादानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है जो है उत्सर्जन तंत्र का से संबंधित, इसका संबंध इसका नहीं है। लीजिए अगला नंबर पर है, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? बताइएगा, सबसे ज्यादा विविधताएं किस में उत्पन्न होती है? कहिएगा विविधताएं लैंगिक प्रजनन में होती है। किस में? लैंगिक प्रजनन में, ए सेक्सुअल में नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा आपका विभिन्नताएं नजर आती है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी नजर आती है। किस में? तो कहिएगा लैंगिक प्रजनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है ये। अगला है कि ग्रे मैटर में क्या होता है? बता दीजिएगा ग्रे मैटर में क्या होती है, इसका जवाब दे दीजिए आप लोग। ग्रे मैटर में क्या होता है? ग्रे मैटर में होता है काफी संख्या में न्यूट्रॉन, काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय, काफी संख्या में तंत्रिका तंतु। कौन होगा? तो भाई ग्रे मैटर में मुख्य रूप से आपका कह देंगे कि न्यूरॉन के कोशिका पिंड, डेंड्राइट्स, आपका ये सब होती है ग्रे मैटर में ये सब होती है। तो क्या बनेगा इसका सही जवाब, क्या बनेगा यहां पर? अरे यार, काफी संख्या में क्या हो जाएगा? सेल बॉडीज होती है, तंत्रिका कोशिका निकाय होती है। ग्रे मैटर ये नर्वस सिस्टम में आएगा। धमनी रक्त का वहन करती है, तो धमनी बताइएगा एगो शिरा होती है। समझ लीजिए बातों को पहले यहाँ पर। धमनी का मतलब क्या होती है? आर्टरी। धमनी का मतलब होती है आर्टरी होती है। आर्टरी कहिएगा शुद्ध रक्त का वहन करता है। शुद्ध रक्त धमनी से शुद्ध रक्त बहता है। धमनी से बताइएगा, धमनी में शुद्ध रक्त होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसे कर दीजिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आपका क्या होती है? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह होती है। और बताइएगा सीरा की बात करते हैं। सीरा माने भेन होती है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होती है। अशुद्ध रक्त का प्रवाह होती है। अशुद्ध रक्त का मतलब होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 युक्त रक्त। CO2 युक्त रक्त होती है, CO2 युक्त रक्त होती है। तब बताइएगा धमनियां रक्त का वहन करती है, जो भरी होती है क्या चीज से? ऑक्सीजन से। लेकिन दोनों का अपवाद भी है, पल्मोनरी वाला। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होती है। और आपका सवाल खत्म हो रही है। मैं अब आपसे लेता हूं इजाजत, फिर मिलते हैं कल। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद सभी को। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।